कैसे बच्चों, आज डिस्कस करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड्स। तो ये ऑर्गेनिक के पार्ट है, इनऑर्गेनिक के पार्ट है, या फिजिकल के अंदर इसे डील करना है। आंसर है तीनों के अंदर। तो अगर हमने फिजिकल केमिस्ट्री की बात करी तो फिजिकल में जो बेसिक फैक्टर्स हैं जो इसे इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इस वाली केस में जो एक्सक्लूसिव फैक्टर है वो है ईएमएफ। इस वाली केस में ईएमएफ एक एक्सक्लूसिव फैक्टर है। अब ये डिसाइड कैसे करते हैं, तो सपोज अगर मान लो हमने ये बात लिखी M3 पॉजिटिव बाई M2 पॉजिटिव और यहाँ पे वैल्यू लिख दी -0.24, और दूसरी बार लिखी A3 पॉजिटिव बाई A2 पॉजिटिव और फिर यहाँ पे वैल्यू लिखी EMF की वैल्यू लिखी 1.24, और बातें डिस्कस करी कि इनमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, M3 पॉजिटिव, A3 पॉजिटिव, M2 पॉजिटिव और A2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सी बात है अगर हमने इस वाली फॉर्मेट के अंदर लिखा है और हम 3 पॉजिटिव में फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो जिसकी जितनी नेगेटिव हो, अगर M3 से M2 में जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो नेगेटिव के अंदर है, तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव EMF है वो एक तरीके से स्टेबिलिटी ही इंडिकेट कर रहा हो। तो अगर हमने 3 पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में बातें करी तो Mn3 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन A3 पॉजिटिव। लेकिन क्या अपोजिट भी सच है? तो अपोजिट करने के लिए हमने क्या करना भाई, इसे उल्टा करके देखते हैं। M2 पॉजिटिव टू M3 पॉजिटिव ये कितनी आ गई 0.24, और A2 पॉजिटिव बाई A3 पॉजिटिव ये कितनी आ गई -1.24। अब ये इंडिकेट कर रहा कि अगर हमने M2 पॉजिटिव को M3 पॉजिटिव में ले जा रहे तो पॉजिटिव है, यानी इसकी जो ट्रांजिशन है वो पॉसिबल है। लेकिन वहीं पे A3 पॉजिटिव अगर A2 पॉजिटिव को A3 में कन्वर्ट करे तो ये टेंडेंसी नेगेटिव में है, यानी A2 पॉजिटिव की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो लिख सकते हैं ये ट्रेंड है। इसके बाद के जो फैक्टर्स हैं जैसे हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी, ये इनऑर्गेनिक के साथ कॉमन है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ कॉमन है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ कॉमन है। और बेसिकली क्या है, हाइड्रेशन के अंदर एनर्जी बाहर आ रही है और लैटिस के अंदर एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है। और हमें फाइनली ये देखना है कि एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी लेस, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी लेस। अगर लेसर एनर्जी है तो उसकी स्टेबिलिटी हायर होगी। ये एक फिजिकल केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है जिसे हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों के ऊपर इक्वली अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पे हमने 3 फैक्टर लिखे, EMF, हाइड्रेशन और लैटिस। क्या इसके बाद भी फैक्टर्स हो सकते हैं? तो स्टेबिलिटी के अंदर एक रूल है, इट शुड बी न्यूट्रल। अगर वो न्यूट्रल है, चाहे उसने चार्ज को डिस्पर्स करके करा हो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है, या फिर उसके अंदर एक एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, जिसे हम डाइपोल डाइपोल, आयन डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल ऐसे करके डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ का हमें और भी ध्यान रखना है कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके ही कॉन्सेप्ट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के ऊपर या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अप्लाई करे जा सकते हैं। यहाँ पे अभी जो हमने चीज़ें डिस्कस करी उसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि अगर एनर्जी डिक्रीज कर रही तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो एक फैक्ट ये भी लिख सकते हैं कि स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो हमने जो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जो ट्रेंड्स देखे थे, जो लॉजिक देखे थे, वो यहाँ पे भी इक्वली एप्लीकेबल है। यहाँ पे भी हम उसे इक्वली एप्लीकेबल मान सकते हैं। अगर इसके ऊपर हमने कोई फिजिकल केमिस्ट्री की प्रॉब्लम चेक करनी है तो हमने क्या देखा भाई, एनर्जी कम हो जाए तो अपना काम हो सकता है। तो पहले वाली केस में कह रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ Cu2 पॉजिटिव इज हायर और लेसर देन Cu1 पॉजिटिव। यहाँ पे इन्होंने बताया कि हायर है, ये तुमसे नहीं पूछ रहे कि हायर है या लोअर है, ये अनाउंस कर रहे हैं। अब तुम्हें ये बताना है कि इस अनाउंसमेंट के पीछे रीजन क्या है। लॉजिक फिर से वही है, आउटपुट ऑफ एनर्जी शुड बी हायर देन इनपुट ऑफ द एनर्जी। इससे क्या होगा, एनर्जी इज गोइंग टू डिक्रीज, एनर्जी विल डिक्रीज
और अगर एनर्जी डिक्रीज करती है तो स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जानी है। तो यहां पे आई एक इनपुट है, ये भी इनपुट है, ये भी इनपुट है, बस एक ही ऑप्शन है जो आउटपुट है, एनर्जी बाहर आ रही है। अगर इस वाली केस में देखें तो यहाँ पे देखो N2 और O2 को कंबाइन करके जब हमने NO बनाई तो जो एनर्जी है वो 90 किलो जूल है। ये एंडोथर्मिक है, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। अगर इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो प्रोडक्ट इज हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन रिएक्टेंट, बाय दिस लॉजिक इट शुड बी लेस स्टेबल देन द रिएक्टेंट इटसेल्फ। तो इस वाली केस में जो स्टेबिलिटी है NO की, इट इज गोइंग टू बी लेसर देन N2 और O2 इंडिविजुअली। लेकिन इस वाली केस में N2 और O2 हमने ऐड करी और ये एक्जोथर्मिक है, यानी प्रोडक्ट ने अपनी एनर्जी लूज करी है, प्रोडक्ट ने अपनी एनर्जी लूज करी है। और अगर उसकी एनर्जी लूज हुई तो बाय डिफॉल्ट दैट इज सपोज टू बी मोर स्टेबल, तो इस वाली केस में स्टेबिलिटी बढ़ जानी है। तो ये फिजिकल के बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमें एनर्जी को डिक्रीज करनी है। और एनर्जी डिक्रीज कब हो सकती है? जब वो चीज़ें न्यूट्रल हो जाए। एक ही कंडीशन है जो इसके अपोजिट है, जहाँ पे हम दो आयंस को एक दूसरे के पास लेकर आते हैं वहाँ पे अट्रैक्शन हो रही, वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स है। और फाइनली हमें ये मालूम है कि स्टेबिलिटी का मतलब है कि अट्रैक्टिव फोर्स शुड बी हायर देन रिपल्सिव फोर्स। हम इसे एक पंचलाइन की तरह यूज कर सकते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स शुड बी हायर देन रिपल्सिव फोर्स फॉर व्हाट? टू गेट द हायर स्टेबिलिटी। तो आयंस के अंदर हम एडिशनल अट्रैक्टिव फोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या है, जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बढ़ गई, दैट्स व्हाई द स्टेबिलिटी इज सपोज टू इंक्रीज। तो ये बातें फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। लेकिन अगर हमने इनऑर्गेनिक की बात करी तो कुछ फैक्टर कॉमन है, इनऑर्गेनिक में कुछ फैक्टर तो कॉमन है, कुछ फैक्टर कॉमन है। कौन से? जो हमने हाइड्रेशन एनर्जी की बात करी वो कॉमन है, जो लैटिस एनर्जी की बात करी वो कॉमन है। जितनी हाई लैटिस एनर्जी हो उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी है। डाइपोल मोमेंट, जितनी हाई डाइपोल मोमेंट हो उतनी स्टेबिलिटी है। कुछ चीज़ें कॉमन है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी है, ऑर्गेनिक के अंदर भी है, इनऑर्गेनिक के अंदर भी है। लेकिन कुछ चीज़ें एक्सक्लूसिव है, जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट, जैसे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो कोऑर्डिनेशन के अंदर यूज करती है। इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर, अगर जीरो है या फ्रैक्शन है, अगर जीरो या फ्रैक्शन है तो अनस्टेबल है। यहां भी एक्चुअली हम उसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं कि अगर वो डाइपोल मोमेंट जीरो है या फ्रैक्शन है तो हम रिपल्सन को इंक्रीज कर रहे हैं, पोलैरिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। रिपल्सन इंक्रीज कर रहे हैं, पोलैरिटी डिक्रीज कर रहे हैं, और बिकॉज ऑफ दिस कंबाइंड इफेक्ट द स्टेबिलिटी इज गोइंग टू डिक्रीज। और यहाँ पे इसके अपोजिट कर दो, अगर हम होल नंबर डालते हैं तो हम उसकी पोलैरिटी बढ़ा रहे हैं और हम उसके अंदर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब हम बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव बता रहे हैं तो इसका मतलब है जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स है जो अट्रैक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम उस वाली साइड पे ही। लेकिन जब वो फ्रैक्शन है या जीरो है तो दोनों साइड पे बराबर है, अट्रैक्टिव फोर्स इज इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स, तो बॉन्ड नहीं बन रही। लेकिन अगर वो फ्रैक्शन है तो इसका ये मतलब है कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो थोड़े कम है और रिपल्सिव फोर्स थोड़े ज़्यादा है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा है, इतने ज़्यादा है कि बॉन्ड स्टेबल नहीं हो सकती। कभी ऐसा नहीं हो सकता रिपल्सिव इज हायर देन अट्रैक्टिव और बॉन्ड बन गई, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए बॉन्ड ऑर्डर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ तुम्हें ध्यान रखना, फ्रैक्शन के अंदर क्या है, जो बैलेंसिंग फोर्स है वो थोड़ी कम है। लेकिन अगर हमने नेगेटिव करी तो बॉन्ड बन ही नहीं सकती। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एंटी बॉन्डिंग के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो और बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और भी फैक्टर्स हैं इनऑर्गेनिक के अंदर, है जी। ऑक्टेट रूल, ये ऑर्गेनिक के अंदर भी है और इनऑर्गेनिक के अंदर भी है। ये बेसिक प्रिंसिपल है कि एटम कंबाइन क्यों करता है। हालांकि पुराना कॉन्सेप्ट है कि एटम इसलिए कंबाइन करता है क्योंकि उसे अपने इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, तो फिर इनर्ट गैस क्यों कंबाइन करता है, उसके पास तो ऑलरेडी ऑक्टेट पूरे होते। लेकिन ये पुराने कॉन्सेप्ट है। नए कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं कि एटम इसलिए कंबाइन करते हैं बिकॉज दे वांट टू हैव द लोअर स्टेट ऑफ एनर्जी।
तो यहाँ भी ये कॉन्सेप्ट है कि वो कंबाइन ही इसलिए कर रहे हैं ऑक्टेट के पीछे। ऑक्टेट का मतलब है कि दे वांट टू हैव ए लोअर स्टेट ऑफ एनर्जी, तो ऑक्टेट रूल है। इसके साथ हमें एक चीज़ और भी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर कभी हमने चार्ज सेपरेशन ऐसे करी कि जो नेगेटिव एलिमेंट है, नेगेटिव एलिमेंट इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, वो अनस्टेबल होना है। नेगेटिव एलिमेंट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, तो ये स्टेबल होना है। इसका भी हमें ध्यान रखना है। क्या कोई और फैक्टर है जो स्टेबिलिटी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इंडिकेट करते हैं या उसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो अब भी 2-3 बच जाते हैं। एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करा है, ये हम लोगों ने डिस्कस करा है बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। क्या इसके अलावा भी कुछ है? इसके अलावा एक पार्ट है जो फिजिकल केमिस्ट्री का है, पढ़ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सॉफ्ट एंड हार्ड एसिड एंड बेस। सॉफ्ट हार्ड एसिड एंड बेस ये कॉन्सेप्ट है, इक्विलिब्रियम के अंदर इसे पढ़ना होता है। तो अभी इस वाली बात को डिस्कस ऐसे करते कि इसने ये बात करी कि जो स्मॉल केटायन है, स्मॉलर केटायन प्लस स्मॉलर एनायन प्लस स्मॉलर एनायन, या फिर लार्जर केटायन प्लस लार्जर एनायन, they are going to form the stable compound। और अगर हमने कॉम्बिनेशन चेंज कर दी, कोई क्रॉस कॉम्बिनेशन क्रिएट कर दी, दैट इज गोइंग टू जनरेट द अनस्टेबल कंपाउंड। तो ये साफ प्रिंसिपल है जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़नी है, मगर इसकी एप्लीकेशन तुम्हें बेसिकली थर्मल स्टेबिलिटी के अंदर है। थर्मल स्टेबिलिटी में एक पार्ट और भी इन्वॉल्व होती है। एक तो हम इसके ऊपर डिसाइड करते हैं स्मॉल केटायन स्मॉल एनायन, लार्जर केटायन लार्जर एनायन, और साथ में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, जितनी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होगी वो उतना ही ज़्यादा थर्मली स्टेबल होगा। जितनी ज़्यादा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होगी उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। और एक फैक्टर, लास्ट फैक्टर बच जाती है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस इसने क्या करनी है भाई? इसने स्टेबिलिटी को डिक्रीज करनी है, और ये वैलिड है, इक्वली वैलिड है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों के अंदर। अब इसके ऊपर कुछ सवाल देख लेते हैं। ये सीधा सवाल है इनर्ट पेयर इफेक्ट के ऊपर, और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट के अंदर एक लॉजिक बहुत सिंपल है। जो थर्ड एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट के बाद इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टार्ट होती है। तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एलिमेंट में, फोर्थ एलिमेंट में अगर मान लो A2 पॉजिटिव और A4 पॉजिटिव है, और फिफ्थ एलिमेंट के अंदर भी B2 और B4 पॉजिटिव है, because of inert pair effect, fourth and fifth are having capability to show two different type of the oxidation state. But at the same time, if I go by the stability rule, this is more stable and this is more stable. मतलब क्या है? ये स्टार्ट थर्ड से होता है, डोमिनेट होता है फिफ्थ पे, और जब ये डोमिनेट होता है तभी लोअर ऑक्सीजन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है। यानी फोर्थ एलिमेंट के साथ ये कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन आखिरी एलिमेंट के साथ है। तो यहाँ पे इसके पास दोनों ऑक्सीजन स्टेट शो करने की कैपेबिलिटी है, लेकिन ये ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट का इम्पैक्ट स्टेबिलिटी के ऊपर नहीं आ रही, लेकिन इस वाली केस में डोमिनेटिंग है, वो इम्पैक्ट हमें दिख रही। तो इसका हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो इसने क्या बात करी। अब जैसे ये सवाल है, सवाल नंबर 8, क्या कह रहे भाई कि आप इसकी थर्मल स्टेबिलिटी निकालो। तो भाई थर्मल स्टेबिलिटी के लिए हम लोगों ने बातें करी। थर्मल स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? परसेंटेज डायरेक्ट, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। और हमें यह पता है कि आयनिक कैरेक्टर का मतलब है केटायन शुड बी लार्जर। यहाँ पे एनायन तो एक ही है, तो एनायन के ऊपर बातें नहीं करते। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर किसकी होगी? पोटेशियम की, फिर कैल्शियम की, फिर मैग्नीशियम की, सबसे बेकार होगा बेरिलियम। ये सबसे छोटा है, ये सबसे बड़ा है, और इसके कारण इसकी आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है।
तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। ये हम लोगों ने डिस्कस करा था फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों के अंदर। अब ये कह रहे हैं +2 जो ऑक्सीजन स्टेट है वो किस वाली साइड पे ज़्यादा होगी। तो हम जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रही है तो हम एडिशनल इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर नहीं निकाल सकते। तो इसलिए कॉपर और जिंक की साइड पे +2 की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसका जो रिलेशनशिप है वो इस बात के ऊपर है कि कितनी एनर्जी हमने प्रोवाइड करी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। पता चला कि इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल काम है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गई। और उसके भी 2 पार्ट है, क्या वो हाइड्रेटेड मीडियम के अंदर बात कर रहे, एनहाइड्रस के अंदर बात कर रहे। अगर एनहाइड्रस के अंदर बातें कर रहे तो बातें ज़्यादा क्लियर है, ज़्यादा प्लेन है। लेकिन अगर उसने हाइड्रेशन के बारे में बात करी तो हमें वाटर मॉलिक्यूल की उसके साथ इंटरेक्शन भी देखनी होगी, नोटिस करनी होगी कि वो चीज़ें किस तरीके से चल रही। अब जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी उसके ऊपर एक सवाल अभी और भी है। ये कह रहे हैं कि अगर हमने ऑक्साइड बनाई तो O सिंगल नेगेटिव और O डबल नेगेटिव बनाने में गैसियस फॉर्म में, ध्यान रखना, ऑक्साइड अगर हमने हाइड्रेटेड फॉर्म में बना रखी है तो ऑक्साइड इज मोर स्टेबल, लेकिन गैसियस स्टेट के अंदर में O नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन O2 नेगेटिव। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, तो रिपल्सन जाता है। इस वाली केस में रिपल्सन जाता है। अभी जो जनरलाइज से रूल पढ़े उसमें एक एक्सेप्शन तुम्हें इस तरीके में मिल जाना है। ये सारे जनरलाइज रूल हैं मगर एक्सेप्शन तुम्हें यहाँ पे मिल जाना है। इस वाली केस में क्या है, जो हाइड्राइड्स हैं, हाइड्राइड के ऊपर जो पोलैरिटी का कॉन्सेप्ट है वो स्टेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता। पोलैरिटी कॉन्सेप्ट इज नॉट गोइंग टू डिसाइड अभी यहां पे क्या है, 2 अपोजिंग फैक्टर हैं और ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को बैलेंस कर लेती है। इस वाली केस में हमने एक कॉन्सेप्ट जो पढ़ा कि स्मॉलर केटायंस आर मोर स्टेबल देन स्मॉलर एनायन, और इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग बिटवीन सिमिलर साइज, ये स्टेबल कंपाउंड को जनरेट करते हैं। और अगर ओवरलैपिंग जो है वो डिसिमिलर के अंदर हो जाए या उनके बीच एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है तो उसने अनस्टेबल कंपाउंड को जनरेट करना है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की साइज में जो डिफरेंस है वो बाकियों के कॉम्परेटिवली ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल इसमें किसके अंदर है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो बॉन्ड है, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है ये किसके बीच है, 1s और 2p के बीच। यहाँ पे 1s और 3p, यहाँ पे 1s और 4p, 1s एंड 5p एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे ये साइज बढ़ रही वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रही। तो हम एक और भी पैरामीटर सोच सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये हाइड्राइड के ऊपर ज़्यादा ही इफेक्टिवली एप्लीकेबल है। और इस वाली केस के अंदर क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हमने ये फाइंड आउट करना है कि बॉन्ड ऑर्डर कहाँ पे पॉजिटिव और हायर है। जहाँ पे पॉजिटिव और हायर है वो स्टेबल है, जहाँ पे लेस पॉजिटिव है या फ्रैक्शनल है वो अनस्टेबल है। ये बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर डिसाइड कर सकते हैं। इस वाली केस में हमने ये बात का ध्यान रखना है कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा। और यहाँ पे इसने K की वैल्यू दे रखी है। K क्या है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ये तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर पढ़ना है। अगर ये ना भी दे रखा होता तो हमें पता है कि साइनाइड की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो इसने सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट जनरेट करे हैं। और यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही वो इसको बता रही कि ये एक दूसरे के कॉम्परेटिवली कितने ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ से यहाँ ऑलमोस्ट 2 टाइम्स, यहाँ से यहाँ ऑलमोस्ट 2 टाइम्स, ऑलमोस्ट।
तो ये चीज़ें हैं, जब हम उसे एक ही कॉन्सेप्ट है जो हमने ऑर्गेनिक की पढ़ी, वही इनऑर्गेनिक की पढ़ी, वही फिजिकल के अंदर पढ़ रहे, लेकिन इन सबको एक साथ इकट्ठे एक बार में कभी देखने की कोशिश नहीं करी। और अगर अब ऑर्गेनिक की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। सो एज फार एज ऑर्गेनिक इज कंसर्न, वी आर हैविंग सो मेनी फैक्टर दैट आर कॉमन इन फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल स्टेरिक हिंड्रेंस इज देयर, फॉर एग्जाम्पल ऑक्टेट रूल इज देयर, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वन मोर कॉन्सेप्ट इज देयर। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट क्या है? चार्ज डीलोकेलाइजेशन। चार्ज डीलोकेलाइजेशन। और इसके अलावा इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नहीं है, एरोमेटिसिटी। तो हम कह सकते हैं बेसिकली इनऑर्गेनिक के, अगर हमने अपार्ट फ्रॉम द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करी तो यहाँ पे दो पार्ट हैं, एरोमेटिसिटी और चार्ज डीलोकेलाइजेशन और चार्ज डिस्पर्सन ट्रिक। तो जो चार्ज डिस्पर्सन ट्रिक है उसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है। हाइपर कॉन्जुगेशन आ सकता, रेजोनेंस आ सकती, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। इन सबका एक ही पर्पस है, to create the neutrality. All have only one purpose, to have a neutral type structure. न्यूट्रल टाइप स्ट्रक्चर। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर चार्ज है तो न्यूट्रल केस हो सकते हैं, तो न्यूट्रल टाइप स्ट्रक्चर कर सकते हैं। हमने चार्ज को इतनी बार डिस्पर्स करा, इतनी बार चार्ज को रोकेट करा कि उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। ऐसे समझ लो, वो जो जादूगर होते हैं ना, गर्म कोयले हाथ पे रख के ऐसे सीधे घुमाते रहते, ऐसे ऐसे करते रहते, कहते वो जादू है। ऐसे कोई जादू नहीं है। जो एपिथेलियम का पार्ट है, इसे जलने में 0.23 कुछ ऐसे ही सेकंड के टाइम लगते हैं, वो उसके पहले इस वाली पार्ट पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो एक्चुअली क्या है, अगर तुम नेकेड आइज से देखो तो तुम्हें लगेगा कि आग उसके हाथ को जला क्यों नहीं रही, आग तो है ना, तो जला क्यों नहीं रही। वैसे ही हमें यहाँ भी लगता है, चार्ज तो है ना, तो उसे डिस्टेबलाइज क्यों नहीं कर रहा। बिल्कुल वही वाली पार्ट है, वो उसे बार बार ट्रांसफ़र कर रहा, इतनी बार रोटेट कर रहा कि चार्ज का इम्पैक्ट ही खत्म हो जाता। तो यहाँ पे जितने भी एरोमेटिसिटी को छोड़कर जितने भी पार्ट है, वो सारे के सारे एक ही काम कर रहे हैं कि अगर चार्ज कहीं लोकेलाइज्ड है उसे डीलोकेलाइज्ड कर दो। और दूसरी बात कि अगर कुछ पॉजिटिव है, पॉजिटिव पार्ट है तो उस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो, नेगेटिव पार्ट है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लो। बस इन सबका इतना ही पर्पस है। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर डाल दो, और अगर नेगेटिव चार्ज है उसे वहाँ से डिस्पर्स कर दो। इसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर ये सारे के सारे काम करते हैं। तो अभी तक जो डिस्कस करा उसे अगर इसके ऊपर सुपर इम्पोज करें तो हमें क्या आंसर मिलना है। इस वाली केस में सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? तो आंसर बहुत सिंपल है, मोस्ट स्टेबल पूछे, मतलब उसने करेक्ट ऑर्डर पूछी है। तो करेक्ट ऑर्डर के लिए क्या है भाई, ये कौन सी डिग्री है? ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये क्या है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है। एक तो ये ऐसे ही स्टेबल है, उसके साथ साथ क्या है, ये ऑक्सीजन के साथ जो लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज है इनके बीच में भी कॉन्जुगेशन होनी है। जो रिजोनेंस है वो सिर्फ डबल बॉन्ड के साथ नहीं है, पॉजिटिव और लोन पेयर के साथ भी है, पॉजिटिव और डबल बॉन्ड के साथ भी है, नेगेटिव और डबल बॉन्ड के साथ भी है, ये इनके साथ भी होने से। तो यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती कि इसने इस तरीके से लिखा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दी और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डाल दी। अब ये जो कंडीशन है इसमें सबके ऑक्टेट पूरे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। वैसे हमने यहाँ पर डिसाइड कर ली कि कहाँ पे, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको इस वाली साइड से भी इलेक्ट्रॉन मिल रही है, इस वाली साइड से भी मिल रही है। इसमें पॉजिटिव चार्ज जरूर है लेकिन इस वाली साइड पे रेजोनेंस भी है, तो इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होगी। अब अगर हमने यही कॉन्सेप्ट इस वाली सवाल के ऊपर और ये दोनों सिमिलर से कॉन्सेप्ट दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव चार्ज है और 2 प्लस आई इफेक्ट है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रही है। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लस आई इफेक्ट है और एक यहाँ पे रेजोनेंस भी है। तो हमें ध्यान रखना है एरोमेटिसिटी के बाद रेजोनेंस बहुत ही इंपैक्टफुल है। और फिर इस वाली केस में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लस आई इफेक्ट है और यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है। तो ये 2 पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के पास आ गए, सिमिलर चार्ज अगर एक दूसरे के पास है ये उसे रिपेल करने वाले हैं। तो अभी हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े वो सारे सिमिलर कॉन्सेप्ट थे
और हर बार हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को रिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को रिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर के ऊपर चीज़ों को डिसाइड कर रहे हैं। तो ये इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि सारी चीज़ें अलग नहीं है। जब तुमने एक बार स्टेबिलिटी पढ़ी तो यू शुड बी इन द पोजीशन टू सॉल्व ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल ऑल टाइप ऑफ द प्रॉब्लम। एक बार फिर से ये वीडियो रिपीटर्स के लिए है, ये वीडियो 11th और 12th क्लास के बच्चों के लिए नहीं है। अगर तुम्हें इनमें से कुछ डाउट हो तो तुम नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते। और ये जो प्रॉब्लम की PDF है ये नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है।